प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो अपना चैप्टर चल रहा है सांख्यिकी के माध्य, इसमें हम लोगों ने चर्चा की समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक की गणना किस तरह से करते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हार्मोनिक मीन मीन्स हरात्मक माध्य, वेटेड हार्मोनिक मीन भारित हरात्मक माध्य और जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य की गणना कैसे की जाती है या इनकी गणना की आवश्यकता कब पड़ती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन का जो साइन होता है वो स्मॉल h होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य होता है। इसका मतलब श्रेणी के जो पद हैं उनका रेसिप्रोकल निकालें और एवरेज करें, फिर इसके बाद फिर रेसिप्रोकल निकालें, फिर उसको उल्टा करें, तो जो वैल्यू आएगी वो हरात्मक माध्य कहलाती है। व्युत्क्रम मीन्स रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? संख्या का एक में भाग देने पर प्राप्त संख्या, जो भी संख्या है उसका एक में भाग दे दें, अर्थात 1 अपॉन नंबर, और जिसको कह सकते हैं 1 अपॉन एक्स। जैसे 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 10 है तो रेसिप्रोकल 1/10, 500 है तो 1/500। तो संख्या का एक में भाग देने पर रेसिप्रोकल आएगा, फिर आप उसका एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज आएगा फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो वो कहलाता है हरात्मक माध्य। कब जरूरत पड़ती है या इसकी गणना कब करते हैं? तो यदि प्रश्न में किसी चर को वेरिएबल रखा गया है, चल रखा गया है, और उत्तर में भी उसको वेरिएबल रखा गया है, तब तो सिंपल एवरेज निकालेंगे। लेकिन अगर किसी प्रश्न में चर को जो वेरिएबल है, मूल्य है, जिसको चल रखा गया है और उत्तर ज्ञात करते समय उसको कांस्टेंट या अचल कर दें, तो फिर ऐसी स्थिति में हरात्मक माध्य निकालने की ज़रूरत होती है। औसत गति अगर निकालनी हो, औसत मूल्य या औसत चलन वेग वेलोसिटी ज्ञात करनी हो, तो वहाँ पर आपको हरात्मक माध्य का उपयोग करना होगा। हरात्मक माध्य में जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं, स्पीड जो होती है उसको x चर माना जाएगा, डिस्टेंस जो आप कवर करेंगे वो फ्रीक्वेंसी होगी, रेट और अमाउंट दे रखी है तो रेट को x मानेंगे, अमाउंट को f मानेंगे, डेज और वर्क दे रखा है तो डेज को x मान के और f वर्क को मान के आप हरात्मक माध्य निकालेंगे। हरात्मक माध्य निकालने के लिए वो 3 सीरीज जो आपने देखी थी, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, तीनों में ही हम गणना करेंगे। तो अगर इंडिविजुअल सीरीज में हरात्मक माध्य निकालना हो तो फार्मूला क्या होगा? स्मॉल h इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, शॉर्ट में REC, रेसिप्रोकल, फिर समेशन रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन n, मीन्स जो पद हैं उनका रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, जो उनका व्युत्क्रम है उसका टोटल कर लीजिए और n का भाग दे दीजिए, जो भागफल आए फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स होता है इंडिविजुअल सीरीज में, तो रेसिप्रोकल निकाल के एवरेज निकालिए उसका और फिर वापस रेसिप्रोकल निकाल दें। रेसिप्रोकल का मतलब ऊपर भी बता चुका हूँ, वो यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं। रेसिप्रोकल निकालना हो तो एक में उस संख्या का भाग दे देंगे, अर्थात 1 अपॉन x। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में अगर आपको हरात्मक माध्य निकालना हो तो कंटिन्यूअस सीरीज अगर है तो अंतर इतना होगा कि आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ग दिए जाते हैं, वर्गों से मध्य मूल्य या मिड वैल्यू निकाल लेंगे तो अब आपके पास मिड वैल्यू होगी और फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्रीट में भी वैल्यूज और फ्रीक्वेंसी होंगी,
तो अंतर इतना है कि अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो आपको मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके बाद चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूअस, आगे की प्रक्रिया दोनों में समान होगी। फार्मूला हम काम में लेंगे H इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। अब चूंकि x और f होंगे तो x का पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/x, और रेसिप्रोकल जो होगा उसमें f का गुणा करना पड़ेगा और टोटल करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या बन गया, रेसिप्रोकल ब्रैकेट में रेसिप्रोकल ऑफ x निकाल लिए, इनटू कीजिए फ्रीक्वेंसी से, दोनों का टोटल कर लीजिए, और खंडित और अखंडित में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से होता है, उसका भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा उसका फिर 1 में भाग लगा देंगे, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो हरात्मक माध्य हो जाएगा। वेटेड हार्मोनिक मीन, भारित अगर हरात्मक माध्य निकालना हो तो जो साइन है हरात्मक माध्य का स्मॉल h, इसके ऊपर डैश और लगा देंगे तो h डैश इसका साइन हो जाएगा। इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब मूल्यों को सापेक्षिक महत्व दिया जाए। सबको बराबर महत्व नहीं देना है, अलग अलग उनको वेट देना है। तो इसको ज्ञात करने की प्रक्रिया वही होगी जो खंडित श्रेणी में अभी हम देख रहे थे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि खंडित श्रेणी में x और f था, x का रेसिप्रोकल किया और f से मल्टीप्लाई करके n का भाग दिया और फिर रेसिप्रोकल निकाल दिया। यहाँ पर अंतर आ जाएगा, f की जगह w काम में लेंगे, वेट काम में लेंगे, बाकी का सारा फार्मूला या सिस्टम वही रहेगा। तो h डैश इज इक्वल टू रेसिप्रोकल समेशन रेसिप्रोकल ऑफ x का रेसिप्रोकल निकाला, मल्टीप्लाई किया w से, टोटल कर लिया और भाग लगा दूंगा टोटल वेट से, तो सिग्मा w से। तो इस तरह से हरात्मक माध्य आप निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में औसत गति, मूल्यों का औसत या वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड डिस्टेंस दे रखी है, रेट अमाउंट या डेज वर्क दे रखे हैं, इस तरह की सूचनाएं, तो वहाँ पर फिर आपको हरात्मक माध्य निकालना पड़ेगा और इन सूत्रों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसी का एक छोटा सा पॉइंट और है, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन, जिसका साइन होगा स्मॉल g। शाब्दिक अर्थ क्या होता है गुणोत्तर माध्य का? गुणोत्तर माध्य श्रेणी के समस्त मूल्यों के, जो जितने भी मूल्य हैं उनका गुणनफल गुणा कीजिए का वो मूल है, रूट है, जितनी उसमें संख्याएं हैं। मतलब 4 संख्याएं हैं तो चारों को गुणा किया और उनका चौथा रूट निकालना है। 2 संख्याएं हैं तो उनका वर्गमूल निकालना है, उनका दूसरा रूट आएगा। 10 हैं तो 10 को मल्टीप्लाई किया और उनका 10th रूट निकालेंगे। तो शाब्दिक अर्थ क्या रहा? ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट, वहाँ nth का मतलब वहाँ रूट, ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ए सीरीज। जो सीरीज है उसके पदों के गुणनफल का जितनी संख्याएं हैं वहाँ मूल ही गुणोत्तर माध्य कहलाता है। इसका प्रयोग जो आप करते हैं वो औसत वृद्धि दर या औसत ह्रास दर या इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में दी जाए और उसका एवरेज निकालना हो, तो इन सिचुएशंस में फिर सिंपल मीन नहीं निकालेंगे, वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य, जिसका साइन रहेगा स्मॉल g। जनसंख्या में वृद्धि, मूल्यों में परिवर्तन प्रतिशत में दिया गया है, या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए गुणोत्तर माध्य पर आधारित सूत्र काम में हम लेते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो फार्मूला ये रहेगा, एक निश्चित समय के बाद कुछ पैसे आपने डाले, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो कुल अमाउंट कितनी मिलेगी उसका अगर निकालना हो अमाउंट, तो वो फार्मूला रहेगा Pn इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1/r की पावर n। Pn क्या होगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है
वेरिएबल एट द एंड ऑफ द पीरियड, अवधि के अंत में मूल्य कितना होगा चर का। P0 का मतलब बिगिनिंग में कितना था, 1 प्लस R था, R का मतलब ग्रोथ रेट क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स से है। तो सिंपल फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर मिलता है एक निश्चित अवधि के बाद कितना मूलधन और ब्याज मिलेगा आपको, तो Pn इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1 प्लस R की पावर n। अगर लॉग के माध्यम से हम लॉग टेबल का उपयोग करके इसको निकालना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, Pn इज इक्वल टू AL एंटी लॉग ब्रैकेट में लॉग P0 प्लस n ब्रैकेट में लॉग 1 प्लस R, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और वो एक निश्चित अवधि के अंत में Pn या जो आपने इनिशियल वैल्यू लगाई थी उसका मूल्य क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंक्रीज निकालना हो तो फार्मूला B काम में लेंगे, रेट इज इक्वल टू, इसके लिए लॉग टेबल ही काम में लेनी पड़ती है और वो कैसे आप देखेंगे लॉग टेबल, उसके बारे में मैं किसी एक अगले लेक्चर में बात करूँगा। रेट इज इक्वल टू एंटी लॉग AL लॉग Pn, जो अवधि के अंत में वैल्यू है उसका लॉग निकालिए, वर्ष के प्रारंभ की जो वैल्यू है उसका लॉग निकाल के उसमें माइनस कीजिए, लॉग P0 डिवाइडेड बाई n और ब्रैकेट क्लोज करके -1। इस फार्मूले से रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, वृद्धि की दर अगर आपको निकालनी हो तो वृद्धि की दर कितनी है वो दर आपके पास आ जाएगी। गुणोत्तर माध्य अगर निकालना है तो वही आपके पास इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होंगी। इंडिविजुअल सीरीज में निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है गुणोत्तर माध्य का, स्मॉल g इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में लीजिए समेशन लॉग x अपॉन n। इंडिविजुअल सीरीज में चूंकि मूल्य ही होंगे तो सभी का लॉग निकाल लीजिए, लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के n का भाग दे दीजिए, सभी का मूल्य निकाल के उसका टोटल किया, समेशन लॉग x n का भाग दे दिया और उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, वो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में एक ही तरह से सूत्र काम में आएगा, अंतर इतना है जैसा कि हरात्मक माध्य में था। कंटिन्यूअस सीरीज है तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेंगे और अब सीरीज डिस्क्रीट हो जाएगी। डिस्क्रीट का मतलब आपके पास वैल्यूज़ होंगी और फ्रीक्वेंसी होगी, तो वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी होंगी तो फार्मूला क्या आप लगाएंगे, g इज इक्वल टू एंटी लॉग x का लॉग निकालिए, f से मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल कर दीजिए सिग्मा लॉग xf अपॉन n का मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में टोटल फ्रीक्वेंसी से होता है, तो इस फार्मूले से निकाल देंगे। जैसा कि वेटेड हार्मोनिक मीन था उसी तरह से अगर वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हो तो अंतर इतना ही आएगा, सूत्र तो वही रहेगा। जब बराबर वेट नहीं देना है तो वेटेड निकालते हैं और अब आपका जो फार्मूला है वहाँ f की जगह w आ जाएगा और नीचे जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं n लिखते हैं, n की जगह आ जाएगा सिग्मा w, तो और चिन्ह इसका हो जाएगा स्मॉल g था गुणोत्तर माध्य का तो g डैश इज इक्वल टू AL एंटी लॉग x इंटू w डिवाइडेड बाई सिग्मा w। तो इस तरह से अगर आपको औसत वृद्धि दर निकालनी हो, औसत ह्रास दरी, जनसंख्या में वृद्धि, मूल्यों में प्रतिशत परिवर्तन या इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में दी जाए और आपसे कहें कि एवरेज बताइए, तो फिर आपको गुणोत्तर माध्य ही निकालना होगा। गुणोत्तर माध्य इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज में इस फार्मूले का उपयोग करके आप निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।